बचपन नाम है हसीन यादों का। जिंदगी के 6.5 दहाइयां गुजार के ये यादें और भी खूबसूरत लगती हैं, मगर इन हसीन भूल भुलैयों में एक इसरार भी पोशीदा है। क़याम पाकिस्तान से कबल अम्मा और अब्बा उसी मोहल्ले में रहते थे जहां मेरा और मेरे बाकी बहन भाइयों का जन्म हुआ। हमारा शहर अगरचे बहुत बड़ा और नामी करामी शहर नहीं था, मगर बहरहाल शहर ही था। रेलवे लाइन से कुछ फासले पर हमारा इलाका था। हमारे मोहल्ले में क़याम से कबल मिली जुली आबादी थी, जिनमें सिख, ईसाई, मुसलमान, हिंदू वगैरह शामिल थे। चूंकि मेरी पैदाइश क़याम पाकिस्तान के 3 साल बाद हुई, सो ये सब बातें अम्मा अब्बा से मालूम हुई। हमारे घर के बिल्कुल सामने वाला घर तकसीम से कबल एक हिंदू खानदान का था, जो मोहल्ले में सबसे ज्यादा खुशहाल थे। मोहल्ले के तमाम घराने एक मुश्तरक बड़े कुएं से पानी हासिल करते थे, जबकि उस हिंदू खानदान ने अपने ही घर में अपना एक जाती कुआं बनवा रखा था। फिर तकसीम का ऐलान होते ही ये लोग बाकी हिंदुओं के साथ चले गए और ये घर बंद हो गया। मुकामी लोगों में से हर एक की कोशिश थी कि ये घर उनके कब्जे में चला जाए, मगर कुछ ही अरसे के बाद दिल्ली से ताल्लुक रखने वाला एक मुहाजिर खानदान आकर उसमें आबाद हो गया। ये उर्दू बोलने वाले और दिल्ली तर्ज मुआशरत वाले लोग थे, जो जल्द ही हम में घुल मिल गए। मैंने जब शऊर में आकर होश संभाला, अपने घर वालों और सामने वालों का खुला, आजादाना और मोहब्बत भरा मेलजोल देखा। मैं खेलने अक्सर उनके घर जाती और उनके बच्चे हमारे यहाँ आ जाते थे। उस घर में 2 बुजुर्ग थे, जिन्हें हम अम्मा बी और उनके शोहर को मिर्जा रहीम कहते थे। उनका एक बेटा सलीम चाचा थे और 3 बेटियां थी। उनकी एक बेटी शादीशुदा थी, जो कि हिंदुस्तान में ही मुकीम थी, और 2 बेटियां कवारी थीं। अम्मा बी की एक बहू थी, जिन्हें हम रिफत खाला कहते थे। वो बहुत अच्छी थी और उन्हीं के पास में पढ़ने के लिए जाती थी। उनके घर में सहन में नीम का घना दरख्त और उसके बिल्कुल मुकाबिल दीवार के साथ कुआं था। यूं तो सारे अहले मोहल्ला के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन हमारे घराने के साथ ताल्लुकात की तो बात ही कुछ और थी। जब ये लोग उस घर में आए तो पानी के लिए उन्होंने मोहल्ले के मुश्तरका कुएं से रुजू किया। तो बहुत सारे लोगों को ताज्जुब हुआ कि जब घर में कुआं मौजूद है तो ये बाहर से पानी क्यों ले रहे हैं, मगर बेतकल्लुफी और राह मरासिम ना होने की वजह से बास बरस ना हो सकी। बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता हमारे घराने से ताल्लुक उस्तवार हुआ, तो मेरी माँ ने अम्मा बी से सवाल किया, जिस पर वो कहने लगी, ए लो बीबी, हमने तो उस कुएं को देखकर शुक्र मनाया कि पानी का वसीला घर में है, मगर जब पानी लेने चाहा तो 1000 जतन के बावजूद पानी था कि निकल के ना आ रहा था। तुम्हारे खालू रहीम को रूहानियत से थोड़ा बहुत शगफ है। उन्होंने जब मालूम करना चाहा तो पता चला कि उस कुएं के साथ कुछ गंभीर मसला है। मसला तो खुलकर सामने ना आया, मगर उन्होंने उसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अब ये लकड़ी के तख्तों से ही ढका रहता है और हम बाहर से पानी ले लेते हैं। मेरी उम्र उस वक्त 10 बरस थी जब अम्मा बी ने अपनी दोनों आखिरी बेटियों को निमटाने का फैसला किया और शादी के दिन तय करके तैयारियों का आगाज कर दिया। अप्रैल का महीना था। असर के बाद जब मैं अपनी स्कूल से फारिग होकर खालू रहीम के आंगन में खेलने गई, तो वहां रिफत खाला के बाकी बच्चे भी खेल रहे थे और मोहल्ले के बच्चे भी आए हुए थे। हम सब नीम के पेड़ तले खेल रहे थे। हमारे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की थी, जो कि भारी डेल डोल की थी और उसका बहुत जारहाना मिजाज था। वो खेल में अक्सर दूसरे बच्चों को नुकसान पहुंचा देती थी। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। खेल के दौरान उसने बेईमानी की, मेरा उससे झगड़ा हो गया और उसने मुझे इस कदर जोर से धक्का दिया कि मैं उड़ती हुई पुश्त की जानिब जा गिरने को थी, जब मेरा सर कुएं से टकराने से कबल ही 2 मेहरबान हाथों ने मुझे थाम लिया और टकराने से लम्हा भर पहले ही मुझे बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया। धक्का इतना शदीद था कि अगर मैं कुएं की पुख्ता दीवार से टकराती तो मेरी तो खोपड़ी ही चटक जाती। फिर ख्याल आया कि मुझे किसने बचाया। मैंने घूम फिर के चारों तरफ देखा, कोई सामने नहीं था। सिर्फ बच्चे ही खड़े थे, जो वो भी हैरान होकर देख रहे थे कि मैं कैसे बची। इस हादसे से बाल बाल बच जाने पर मैंने मजीद खेलने का इरादा तर्क कर दिया और मैं वापस घर आ गई। बस यही ख्याल रहा कि मुझे किसने बचाया, जबकि वहां दिखाई मुझे कुछ भी ना दिया। लेकिन उस पकड़ कर खड़ा करने वाले के लमस का एहसास बिल्कुल वाज़ेह था। मैंने ये सोचकर किसी बड़े से जिक्र नहीं किया कि कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा। उधर रहीम खालू के यहाँ शादी की तैयारियां जोर पकड़ चुकी थीं। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। खालू बुजुर्ग थे, उनसे काम होना मुमकिन न था, इसीलिए सलीम चचा के अकेले होने की वजह से मेरे अब्बा और दोनों बड़े भाई हर काम में पेश पेश रहे।
बाकी शहरों में मुकीम और हिंदुस्तान से आने वाले मेहमान रफ्ता रफ्ता आ रहे थे। हम सब के साथ साथ बड़ों के लिए भी ये तकरीब अजूबा थी, क्योंकि हिंदुस्तान से ताल्लुक होने की वजह से उनके रस्म व रवाज बहुत मुनफरिद थे। हम लोग हर रस्म और तकरीब में जाते और बगौर देखते। अम्मा भी की हिंदुस्तान से आने वाली बेटी के बच्चे थे। उनकी एक बेटी मेरी हम उम्र थी। वो आते ही हम सबसे मानूस हो गई। उसे सब प्यार से मुन्नी कहते थे। असल नाम क्या था कोई मालूम नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि बारात का दिन था। सुबह से घर में तैयारी हो रही थी, धड़ धड़ देखें चल रही थीं। मोहल्ले के मैदान में कनाते लगाकर बैठने का इंतजाम हो रहा था। बारात की आमद से कबल सभी तैयार हो गए। हिंदुस्तान से आने वाली लड़कियों ने घाघरा और कुर्ती पहन रखे थे। मैं हर एक को गौर से देखती। फिर बारात की आमद हुई तो मर्द कनातों में चले गए और मेहमान औरतें घर में रह गईं। तभी मैंने कुएं के करीब एक घाघरा चोली वाली लड़की देखी, जिसकी चोली निस्फ थी। उसका पेट नजर आ रहा था, जबकि बाकी तमाम मेहमान खवातीन ने मुकम्मल लिबास पहना हुआ था। मुझे हैरानगी हुई। मैं उसे करीब देखने चली गई। वो दीवार की जानिब रुक करके खड़ी थी। मैंने करीब आकर देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई। वो सांवली रंगत की बेहद हसीन लड़की थी। बाजी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर दुल्हन के पास आ जाए। वो मुस्कुराई और बोली, जरूर दुल्हन भी देखूंगी। उस दुल्हन को देखने की ख्वाहिश ही तो मुझे यहाँ से बाहर लाई है। उसने उंगली से कुएं की जानिब इशारा करके कहा। मुझे हंसी आ गई कि गालिबन ये मेहमान लड़की मुझे बच्ची समझकर मजाक कर रही है। मैं उसे एक बार फिर देखने लगी तो मैंने देखा कि उसके हाथ में एक नीली पोटली सी है, जिसके अंदर गालिबन कोई चीज रखकर डोरी लिपटी हुई थी। इतने में मुन्नी की आवाज आई। वो मेरी जानिब आ रही थी। मुन्नी की आवाज से लड़की के बदन में हरकत हुई, जिसकी वजह से उस पोटली में भी मौजूद चीजों की खड़खड़ाहट महसूस हुई। मुन्नी मेरे करीब आकर बोली, तुम दीवार से क्या खुसर फुसर कर रही हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो बाजी से बात कर रही हूँ। और जब मैंने सामने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे बहुत हैरानी हुई कि एक लम्हा कबल तो वो लड़की यहाँ थी, अब कहाँ चली गई, जबकि जाते हुए भी नहीं देखा। मुन्नी ने कहा, अरे आमना, यहाँ कौन सी बाजी है? मुझे तो तुम कब से अकेली यहाँ नजर आ रही थी, इसीलिए तो आई हूँ। चल अंदर चल, खाला जानी दोनों तैयार हो गई हैं। ये कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझे अंदर ले जाने लगी और मैं भी हैरान उसके पीछे चल पड़ी। शादी के हंगामे में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला और सारी तकरीबात निमट गई। दूर के मेहमान रुखसत होते गए। जबकि कुछ गलगला कम हुआ तो मैंने मुन्नी से पूछा, शादी में आई वो लड़की कौन थी जिसने हल्के नीले रंग का घाघरा चोली पहना हुआ था? वो बहुत हैरान हुई कि आमना, तुम्हें तो नाना का पता है, वो भला किसी को ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत कब देंगे? हमारे यहाँ तो सभी पूरी आस्तीन की कुर्ती और कमीज पहनती हैं। मजाल है कि पेट और कमर नजर आए, नाना जान ना निकाल दें। पूरी शादी में ऐसी कोई लड़की मौजूद नहीं थी। एक महीना कयाम के बाद मुन्नी के घर वालों ने वापसी का इरादा कर लिया। सभी अफसुर्दा होने लगे क्योंकि उनकी वजह से बहुत रौनक थी। मुझे भी मुन्नी से बिछड़ने का गम हो रहा था। जाने से पहले मुन्नी ने मुझे एक हार जैसी चीज दी। सयार डोरी में पत्थर के 3 नीले मोती थे। मुझे कहने लगी कि ये मुझे इसी घर से मिले हैं। सोचा जाते हुए तुम्हें दे दूं, तुम इसे दोस्ती की निशानी समझकर हमेशा अपने पास रखना। फिर वो चली गई, फिर कभी दोबारा आने के वादे पर। एक रोज हम मामूल के मुताबिक रिफत खाला के पास पढ़ रहे थे कि मेरी अम्मी वहाँ किसी काम से आई। सहन में नीम तले दरख्त के नीचे बिछे तख्त पर तीनों खवातीन बैठ गईं। इतने में रिफत खाला ने कहा, अम्मा भी, मुझे आपको एक जरूरी बात कहना थी। घर के कामों में उलझकर मैं तो भूल ही गई थी। मैंने कल कुएं के ऊपर रखे लकड़ी के तख्तों पर एक नीली पोटली देखी। मुझे हैरानगी हुई कि ये पोटली कैसी है और किसने रखी है। मैंने डोरी खोलकर देखा तो मेरी तो आंखें फटने लगीं। उसमें बहुत सारा जेवर था, खालिस सोने के कंगन, भारी हार, अंगूठियां और पाजेबें। मैं घबरा कर अम्मा भी आपको आवाज देने लगी कि खुद ब खुद मेरी नजर नीम के दरख्त पर चली गई। वहां एक 17-18 बरस की हल्के नीले घाघरे और चोली में एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने उंगली हिलाकर इशारा किया कि ना, किसी को आवाज ना देना। मैंने जब दोबारा पोटली देखी तो पोटली गायब थी और जब मेरी नजर दोबारा दरख्त की शाख पर बैठी लड़की की तरफ गई तो वो भी गायब थी। मैंने फौरन आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी कि भला 2 लम्हों में सबका सब कैसे गायब हो गया। फिर अम्मा भी कहने लगी, ए दुल्हन, तुम्हारे अब्बा ने यूं ही तो कुएं को बंद नहीं करवाया ना कोई बात तो थी। मगर सोचती हूँ कि हम तो कब से इस घर में अब मुकीम हैं, पहले हमें क्यों ना कुछ नजर आया। फिर मेरी अम्मी ने रिफत खाला से पूछा कि उस लड़की का शक्ल या हुलिया याद है।
रिफत खाला बोली, आपा मैंने उसे शाख पर बैठे देखा था। वो दुबली पतली लंबी सी मगर बहुत ज्यादा खूबसूरत सांवली रंगत की लड़की थी। उसने पाँव में पाजेबें पहनी हुई थीं, जबकि एक पाँव की पाजेब उतरकर उसके घाघरे से लटक रही थी। उसके गले में सोने की जंजीर भी थी। मेरी अम्मी बहुत देर तक सोचती रही, फिर कहने लगी, आप लोगों के आने से पहले यहाँ लाला मुरलीधर रहते थे। उनकी सबसे छोटी बेटी ऐसी ही थी जैसी आप बता रहे हैं, मगर वो लोग तो ऐलान के 15 रोज बाद ही चले गए थे। दिन में वो सबसे मिले और रात को खामोशी से अंधेरे में निकल गए। फिर अम्मा भी क्यासराई करने लगी कि कहीं हिजरत करते हुए उनकी वो बेटी मारी गई होगी और उसकी रूह हमें इस घर में नजर आ रही है। अब औरतों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से मैंने ये अंदाजा लगाया कि वो दिखाई देने वाली लड़की कोई रूह है। उस वक्त मुझे रूह के बारे में इल्म न था कि रूह क्या होती है। रात को अब्बा बिस्तर पर सोने के लिए आए तो मैं उनकी चारपाई पर आकर बैठ गई। अब्बा, ये रूह क्या होती है? अब्बा ने चौंक कर मेरी जानिब देखा और कहा कि तुम क्यों पूछ रही हो? अब्बा, बस वैसे ही पूछ लिया। बेटा, हमारा ये जिस्म गोश्त पोस्ट का बना है। इस जिस्म को चलाने वाली शय को रूह कहते हैं। जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो हम कहते हैं कि फला इंसान दुनिया से चला गया, यानी फोत हो गया। रूह किसी को नजर नहीं आती, वो अपने रब की तरफ लौट जाती है और जिस्म को हम जमीन में दफन कर देते हैं। मैं कुछ देर के बाद अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और अपने गले में पहनी डोरी पर पुरोए नीले पत्थरों पर हाथ फेरने लगी। इतने में मैं सो गई। सोते हुए मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मैं खुद को रहीम खालू के घर में देखती हूँ। वहाँ रहीम खालू के घर के अफराद की बजाय अनजाने चेहरे देखे। एक बेहद सांवली रंगत का उधेड़ उम्र मर्द नीम के दरख्त के नीचे बिछे तख्त पर बैठा हुआ था। उसने किसी को आवाज दी। उसकी आवाज पर बड़े कमरे से एक लड़की निकली। वो बरामदे में आकर सतून के साथ खड़ी हो गई। फिर वहाँ से एक और लड़की दौड़ती हुई आई। वो भागकर उस आदमी के पास गई और उससे लिपट कर प्यार करने लगी। ये वही लड़की थी जो मैंने आंगन में कुएं के पास देखी थी। बापू, तुम इतने रोज के बाद आ रहे हो। मालूम है मैं तुम्हें 3 दिन के बाद देख रही हूँ। जल्दी आ जाते ना। अरे पगली, अभी काम तो और भी था, मगर जानता था कि कुछ दिन और रुका तो तू नाराज हो जाएगी। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। इतने में सतून के पीछे खड़ी लड़की भी खामोशी से उन दोनों के करीब आकर खड़ी हो गई। उस आदमी ने करीब रखे कपड़े के थैले से एक माला निकाली, वही काली डोरी में पुरोए 3 नीले पत्थरों वाली माला, और अपनी बेटी के हाथ पर रख दी, जिसे देखकर वो लड़की तो बहुत खुश हो गई। बापू, कितनी प्यारी है, ये मेरे लिए लाए हो? ये कहते हुए उसने गले में डाल ली। बापू, मैं माँ और भाइयों को दिखाकर आती हूँ। ये कहते हुए वो उठी तो सामने खड़ी बहन का चेहरा गुस्से से स्याह पड़ गया। वो खोलती हुई आवाज में बोली, बापू, तुम्हारी हर चीज इस राजकुमारी के लिए होती है। मैं तो तुम्हारी बेटी नहीं ना। गुस्सा क्यों करती है? देख, मैं तेरे लिए कितने खूबसूरत जेवर बनवा कर लाया हूँ। आखिर को तेरे लिए ही गया था ना। ये कहकर उसने पोटली बेटी को पकड़ाई तो वो पाँव पटकती हुई अंदर चली गई। उसी लम्हे मेरी आंख खुल गई। ख्वाब इतना वाज़ेह था कि उसके तमाम जुजियात जहन पर जैसे नक्श हो गए। मैं समझ गई कि मेरे पास मौजूद ये माला उस ख्वाब वाली लड़की की थी। मैं जब भी रहीम खालू के घर पढ़ने जाती तो मेरा ध्यान कुएं और उसके अतराफ पर रहता। मैं मुंतजर रहने लगी उस लड़की की। फिर एक रोज वो घड़ी आ गई। मोहल्ले में एक औरत का इंतकाल हो गया। अम्मा बी और रिफत खाला वफात पाने वाली के यहाँ चली गई। खालू तबीयत नासाज होने की वजह से सो रहे थे, जबकि सलीम चचा अपने काम पर थे। मैं आंगन में अकेली थी। इतने में मुझे लगा मुझे किसी ने आवाज दी है। मैंने बेसाख्ता आवाज की सिम देखा तो कुएं पर रखे लकड़ी के तख्तों पर मुझे वो लड़की बैठी दिखाई दी। बाजी, आप रूह है ना? सुनो लड़की, तुम्हारी अम्मा मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हैं, बल्कि वो मेरे सभी घर वालों को भी जानती थी। मैंने बहुत इंतजार किया है कि मेरे घर वालों में से कोई न कोई आए, मगर सालों गुजर गए, कोई नहीं आया। मैं इस कैदोबंद से थक चुकी हूँ। तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ कहो ना, क्यों नहीं, जरूर करूंगी। उसने हाथ में पकड़ी पोटली मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, ये मेरे माता पिता के जेवरात हैं। तुम ये सब उन बड़े मियाँ को दे देना जिनको तुम सब रहीम खालू कहते हो। मैं उनके पास नहीं जा सकती क्योंकि वो अपने धर्म के कुछ कलमात पढ़ते रहते हैं। मेरे बापू हिंदुस्तान में इलाहाबाद में रहते हैं। जब से तुमने गले में ये माला पहनी है ना, तब से मेरा तुमसे बात करना आसान हो गया है। फिर वो मेरे सामने बैठे बैठे गायब हो गई। मैंने जेवरात की पोटली ली और चलती हुई रहीम खालू के कमरे की तरफ गई। मैं उनके कमरे का दरवाजा खटखटाने ही लगी थी कि खालू ने खुद ही दरवाजा खोल दिया। खालू अंदर आकर मेरी बात सुन लें।
उस वक्त जैसे मेरी उम्र में अज खुद इजाफा हो गया हो, मेरे अंदाज में भी संजीदगी आ गई। ये सब गैर इख्तियारी था। खालू भी गालिबन मेरे अंदाज पर ठिठक गए, उल्टे कदमों वापस हो लिए और पलंग पर बैठकर बोले, कहो बेटी क्या बात है। मैंने हाथ में पकड़ी पोटली जो खासी भारी थी खालू की गोद में रख दी, साथ ही फराटे से कुएं वाली लड़की की तमाम कथा बयान कर दी। ये पैगाम सुनकर खालू हैरान हो गए। उन्होंने पोटली खोल के देखी तो वो खालिस सोने के जेवरात से भरी थी। बेटी तुम मेरा कहना मानोगी, तुम इस बारे में किसी से कोई बात ना करना। इस मरहूमा लड़की ने कुछ सोच कर ही तुम्हें राब्ते का जरिया बनाया है। तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम उसका और हमारा भरम रखो, बाकी के मामलात हम खुद देख लेंगे। उस रात जब मेरे अब्बा दुकान बंद कर आए तो सलीम चाचा घर पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि खालू रहीम उन्हें बुला रहे हैं। अब्बा उनके साथ चले गए। जब वापस आए मेरी अम्मा ने पूछा क्या वजह थी, तो अब्बा मेरे टाल गए। अगले दिन मैं अम्मा भी के घर खेलने के लिए जा रही थी कि मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया, आज ना जाओ, वहाँ कोई बुजुर्ग आए हुए हैं। फिर उसी शब मालूम पड़ा कि रहीम खालू हिंदुस्तान जा रहे हैं और उन्होंने मेरे अब्बा को भी साथ चलने को कहा है। 6 रोज के बाद अब्बा जो कभी शहर से बाहर ना गए थे, रहीम खालू के हमरा हिंदुस्तान चले गए। ठीक 1 हफ्ते बाद दोनों की वापसी हुई। मेरे इल्म में कोई बात ना आ सकी। अब मुझसे सब्र ना हो रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अम्मा भी के घर जा रही हूँ, मुझे खालू से दम करवाना है, मेरे सर में दर्द है। मैं जब वहाँ गई तो अम्मा भी ने मुझे बैठक में भेज दिया। खालू तस्बीह पढ़ रहे थे। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए कहा, मुझे मालूम है बेटी तुम किस लिए आई हो। जब हम सब इस घर में मुकीम हुए थे तो मुझे उस कुएं से वाबस्ता गैर मामूली बात का इदराक हुआ था, मगर ज्यादा तहकीक मुनासिब ना समझी। लेकिन अफसोस मुझे मामले की तह तक जाना चाहिए था। मैंने किसी नागवार अमर से बचने के लिए जो गफलत बरती थी वो किसी के लिए तवील इंतजार का बाइस बनी। मैंने तुम्हारी जुबानी पैगाम सुनते ही एक बुजुर्ग से राब्ता किया, उन्हें घर पर बुलाया। उन्होंने रात की तन्हाई में उस मजलूम और मासूम बच्ची की रूह को तलब किया। उसने अपना नाम मालनी बताया। उसने कहा कि इस घर में पहले रहने वाले मुरलीधर की वो आखिरी बेटी थी और गजब का हुस्न रखती थी। वो अपने बाप की बेहद लाडली थी। मालनी के हुस्न की वजह से उसको घर वाले भी और बाहर वाले भी सब बहुत पसंद करते थे, जबकि उसकी कम सूरत बड़ी बहन उससे हसद करती थी और बहुत ज्यादा नफरत करने लगी। मुरलीधर के इस घर से एक घर छोड़ के अगले घर में उसकी बहन रहती थी, जिसका बेटा भी निहायत खूबसूरत था। मालनी की बड़ी बहन शालनी अपने उस कजन को बहुत पसंद करती थी, जबकि उसका कजन मालनी को पसंद करता था। लेकिन ये बात मालनी को मालूम नहीं थी। शालनी ने अपने फूफीजात को अपनी जानिब रागिब करने के लिए बहुत जतन किए, मगर उसने रत्ती बराबर भी असर ना लिया। फिर मुरलीधर ने अपने ही रिश्तेदारों में किसी जगह बड़ी बेटी की बात तय कर दी और साथ ही तैयारी भी शुरू कर दी कि शादी भी जल्द हो जाए। क्योंकि तहरीके पाकिस्तान जोरों पर थी, इसीलिए उसने अपनी बेटी के लिए बहुत सारा जेवर तैयार करवाया और तमाम तर जल्दी के बावजूद तकसीम का ऐलान हो गया। अब तय ये हुआ कि शालनी की शादी वो हिंदुस्तान जाकर ही करेंगे और फिर हिजरत की तैयारी शुरू कर दी। उधर शालनी के दिल में आग भड़क रही थी। वो जिसे चाहती थी वो भी उसकी बहन का शेदाई था। अब तो उसका रिश्ता कहीं और हो गया था। उन दोनों के लिए अब राह हमवार हो गई थी। उसने अपनी मासूम बहन को निस्तो नाबूद करने के लिए एक बेहानक मंसूबा रचाया ताकि उसका फूफीजात कभी भी मालनी से शादी न कर सके। जिस रात उन्होंने हिजरत के लिए निकलना था, सब तैयारी मुकम्मल थी। उसकी माँ ने मालनी से कहा कि वो जाकर कुएं से पानी ले आए, क्या पता रास्ते में पानी मुयस्सर ना हो। मालनी कुएं से पानी भरने के लिए गई। तमाम अफरादे खाना आखिरी कमरे में थे। शालनी चुपके से जेवरात वाली थैली छुपाकर उसके पीछे आ गई और कुएं पर आकर मालनी के पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही मालनी ने कुएं में बाल्टी फेंकी, शालनी ने धक्का दे दिया। मालनी संभल न पाई और कुएं में गिर गई। उसके गिरने के बाद उसने पोटली भी कुएं में फेंक दी। बाल्टी और रस्सी बाहर निकाल ली ताकि वो बाहर का रास्ता न पा सके। मालनी की तकदीर में मौत लिखी थी, सो इससे कबल के घर वालों को खबर होती, कुएं का पानी, तारीकी और खौफ सभी मिलकर उसकी मौत की वजह बन गए। फिर उसके घर वाले हिजरत करके इलाहाबाद चले गए। बेटी तुम्हें उस मजलूम लड़की की रूह दिखाई दी इसलिए क्योंकि वो बेनामो निशान मौत मरी थी। उसके घर वालों को उसकी मौत के बारे में कोई इल्म नहीं था सवाए उसकी बड़ी बहन के। ना ही उस लड़की की आखिरी रसूमात उनके मजहब के मुताबिक हुई हैं। ये सारी कहानी उस रूह ने उन बुजुर्ग को सुनाई और तकाजा किया कि इलाहाबाद जाकर उसके वालिद को खबर की जाए ताकि वो अपनी बेटी की मौत से आगाह हों और आकर कुएं से उसका जिस्म बरामद करके जला दें और रस्म के मुताबिक उसकी राख को दरियाबुद कर दें। मालनी से तफसीली गुफ्तगू करने के बाद उन बुजुर्ग ने मुझे तंबीह की
कि मुझे इलाहाबाद जाकर उसके वालिदैन को इन तमाम हालात से हरफन हरफन आगाह कर देना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारे अब्बा को साथ लेकर गया। पहले अपनी बेटी के पास ठहरा, फिर इतने बड़े शहर में एक आदमी की दस्तयाबी आसान नहीं थी, मगर जब परवरदिगार जिस काम को होना मुकद्दर कर दे उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए हमें किसी लंबे चौड़े तरद्दुद के बगैर लाला मुरलीधर मिल गए। बेटी, तुम नहीं जानती, जब मैंने उस गमज़दा बूढ़े को उसकी मरहूम बेटी का पैगाम दिया तो उसकी हालत क्या हुई। तुम्हारे अब्बा भी वहीं थे। बेटी की कहानी सुनकर वो गरीब गश खा गया। बहुत मुश्किलों से उसे संभाला गया। हमारी बात की सच्चाई की गवाही उन जेवरात ने दी जो मैंने पैगाम के साथ दिए थे। बाप के साथ साथ माँ और भाई भी अश्कबार थे। उन्होंने हमारा बहुत शुक्रिया अदा किया कि हम मजहब ना होने के बावजूद हमने उनके लिए इतनी तकलीफ उठाई। अब वो अनकरीब यहाँ आने वाले हैं। वो जब आए तो मैं तुम्हारी उनकी मुलाकात जरूर कराऊंगा। ये कहते हुए उन्होंने शफकत से मेरी पीठ थपथपाई और फिर तस्बीह पढ़कर मुझ पर फूंक मार दी। वो जुमेरात का दिन था। स्कूल से आने के बाद पता चला कि सलीम चाचा के यहाँ मालिनी के घर वाले आए हैं। अम्मा उनके घर जाने लगी तो मैं भी साथ हो ली। मेरी अम्मी तो उनसे पहले से ही वाकिफ थी। खालू रहीम ने लाला मुरलीधर को समझा दिया कि बात घर की इज्जत की है, इसीलिए जल्दी से काम ना लिया जाए, बल्कि सब्र करें और लाश की बरामदगी का काम रात के अंधेरे में अंजाम दें। शाम को मैं घर आ गई और सो गई, इस बेचैनी के साथ कि आगे क्या हुआ होगा। अगले दिन जब मैं खालू रहीम के घर में गई तो मेरे से उन्होंने कोई बात ना की। मेरे अम्मा अब्बा ने भी कुछ ना बताया, बस इतना ही कहते थे कि हिंदुस्तान से आने वाले मेहमान जिस गर्ज से आए थे वो काम बखैर खूबी हो गया था। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे तफसील पता चले, लेकिन बिल्कुल भी मुझे किसी ने कोई तफसील से आगाह ना किया। इतने में 5 बरस बीत गए। अब खालू रहीम अक्सर बीमार रहने लगे। मुझे मालूम हुआ कि खालू रहीम को असहाल का मर्ज लाहक हो गया है। ये सुनकर मेरा दिल तो बेचैन हो गया, क्योंकि हम सब बच्चे उनसे हकीकी मानों में मोहब्बत करते थे। स्कूल से वापस आकर मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मैं आज अम्मा बी के घर जाऊंगी खालू की इयादत के लिए, और थोड़ी देर बाद आऊंगी। मैं खालू के घर गई, उनके पास जाकर पलंग पर बैठ गई, उनके पैर दबाने लगी। फिर खालू रहीम मुझसे कहने लगे, आमना बेटी मैं जानता हूँ कि मालिनी के अंजाम से मुतल्लिक बहुत से सवालात तुम्हारे जहन में हैं। दिल ही दिल में तुम्हें मुझसे शिकवा भी होगा कि मैंने तुम्हें बात के हालात से आगाह नहीं किया, लेकिन बात ये थी कि तुम बहुत छोटी और नादान थी। मैं तुम्हारे जहन पर ऐसा मावराई सच्चाई का बोझ नहीं डालना चाहता था, पर अब तुम बाशऊर हो गई हो तो इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। हुआ यूं कि मालिनी के वालिदैन, उसका बड़ा भाई और एक पंडित जी हमारे घर पे आए थे। रात गहरी होने पर उस लड़की का जिस्म कुएं से निकाला जाना था। अगरचे रात के वक्त एक कुएं में उतरना, किसी की हड्डियां तलाश करना सही मानों में निहायत कठिन और दिल गुर्दे का काम था, मगर मालिनी के बड़े भाई ने ये जिम्मेदारी ली, क्योंकि एक बार बहन की मौत से जो कलंक लग गया था वो उसे बमुश्किल झेल पाए थे। वो किसी तीसरे को इस मामले में दाखिल करके मजीद सवालात पैदा नहीं करना चाहते थे। उस रात मुकम्मल चांद की रात थी। रात गहरी होने पर पंडित जी ने जब कुएं के इतराफ का हिसार बांधने के बाद उसे पानी में उतरने की इजाजत दी तो उस वक्त चांद बिल्कुल कुएं के मुकाबिल था। मजबूत रस्सों का इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया था। गैस लैंप रोशन करके रस्सा उसकी कमर के गिर्द बांध दिया गया और लैंप देकर कुएं में उतारने लगे तो सलीम चाचा ने कहा कि वो भी साथ उतरेंगे। पंडित जी से मशवरा करके हमने धड़कते दिल के साथ सलीम चाचा को भी इजाजत दे दी। ख्याल ये था कि इन 13 बरसों के बाद सिर्फ हड्डियां ही दस्तयाब होंगी, मगर बेटी मैंने वो देखा जो मैंने अपनी 75 साला जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा मौजज़ा हुआ कि उन दोनों को पानी में उतरते ही पानी की सतह पर मालिनी की सही सलामत लाश तैरती नजर आ गई। मालिनी के भाई को तो चंद मिनट तक अपनी आंखों पर यकीन न आया। फिर जब हवास कायम हुए तो उसने झटकर बहन की लाश को सीने से लगा लिया। सलीम के हाथ में पकड़े लैंप की रोशनी से सब मंजर हम सबको नजर आ रहा था। फिर उन दोनों को निकाला गया। कुएं के करीब तुम्हारी अम्मा भी ने चारपाई और सफेद चादरें रख दी थी। मालिनी की लाश सही हालत में देखकर तो हम सबको सकता हो गया। वो बिल्कुल ऐसे ही थी कि जैसे अभी चंद मिनट कबल ही पानी में गिरी हो और अभी अभी ही निकाल ली हो। हत्ता कि उसका घाघरा और चोली भी बिल्कुल सही हालत में थे। गले में पहनी सोने की जंजीर भी मौजूद थी, जबकि पाँव की एक पाजेब निकलकर उसके घाघरे से लटक रही थी। इससे पहले कि फरते गम से उसकी माँ की चीखें निकल जाती, तुम्हारी अम्मा भी ने मालिनी की माँ के मुंह पर जोर से हाथ रख दिया ताकि पड़ोसियों तक आवाज ना जाए। आंसू तो हम सबके भी बह रहे थे। मैंने धीमे से लाला मुरलीधर से सवाल किया, आप तो कहते थे कि आपकी बेटी कलंकनी थी, फिर ये क्या है?
उन्होंने कहा, मियाँ जी, मैं खुद यकीन न कर सका था, मगर शालिनी ने मालिनी के गायब होने पर कहा था कि वो पड़ोस के मुसलमान लड़के से मिलती थी। उसके साथ शादी रचाने के शौक में ऐन वक्त पर जेवर चुराकर उस लड़के के साथ भाग गई ताकि हम सब उसको हिंदुस्तान साथ न ले जा सकें। वक्त ऐसा था कि तहकीक मुमकिन न थी और उसकी बात पर यकीन भी न आता था, मगर सारा जेवर गायब होने की वजह से हमें मजबूरन शालिनी की बात को मानना पड़ा। मैंने कहा, लाला जी जान लें, ये आपकी बड़ी बेटी ने आपकी मासूम बेटी पर तुहमत लगाई थी और ऊपर वाले ने उसकी सच्चाई और पारसाई बरसों बाद भी आप पर अया कर दी। पंडित जी ने भी यही कहा कि वो होश संभालने से अब तक धर्म के काम करते आए हैं। ये बात अटल है कि उनके हिसाब से ये लड़की बेकसूर है। बेमौत मारी जाने की वजह से अब तक वो आपका इंतजार करती रही है ताकि आपके हाथों ही उसका आखिरी सफर शुरू हो। हम सब बहुत अफसुर्दा थे। आहों और सिसकियों ने रात के उस पहर पर सारी फिजा को गमजदा कर दिया था। सुबह होते ही ताबूत में मैयत डालकर वो लोग रवाना हो गए। जाते हुए मालिनी की माँ ने बताया था कि उन्होंने हिंदुस्तान जाकर शालिनी की शादी कर दी थी, मगर सालों गुजर जाने के बाद भी उसकी औलाद ना हुई। फिर एक बहुत ही भयानक हादसे में शालिनी के दोनों हाथ बेकार हो गए। ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और फिर कुछ अरसे के बाद शालिनी का इंतकाल हो गया। इस पर तुम्हारी अम्मा भी कहने लगी, जिन हाथों ने मासूम बहन को बेमौत मारा था वो बेकार ही होना थे। फिर वो तमाम लोग चले गए एक दुख भरी कहानी को छोड़कर। उनके जाने के बाद मैंने ये कुआं मुस्तकिलन बंद करवा दिया। ये सब बताते हुए खालू मियाँ की आंखों में तो आंसू थे। मैंने खालू रहीम को कहा कि उनके वालिदैन के यहाँ से जाने के बाद मैंने मालिनी को ख्वाब में देखा था। वो बहुत खुश थी और उसने मुझे कहा था कि मेरे सबब उसकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। बहरहाल इस वाक़े से ये बात तो वाज़े हो गई कि हसद की आग सबसे ज्यादा बहन भाइयों के माबैन होती है, जैसे काबील और हाबील का वाक़या और जैसे बरादरानी यूसुफ का किस्सा था। अलगरज जब तक दुनिया कायम है ये आग जलती रहेगी और फिर बिला आखिर आखिरत में जाकर आतिश जहन्नुम में बदल जाएगी।